नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य इंडिका न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक के सुर्खियों पर। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने आरएसएस के नेता और राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें वो आज के टीवी मीडिया के न्यूज एंकर्स को एक्सपोज कर रहे हैं। राकेश सिन्हा बता रहे हैं कि जब वो राज्यसभा सांसद नहीं थे तब वो टीवी मीडिया पर डिबेट में जाया करते थे। 2016 में एक टीवी न्यूज एंकर का कॉल आया और बताया कि आज मैं डिबेट आपसे शुरू करूंगा। अंसार रजा आ चुके हैं, उन्हें क्या बोलना है मैंने बता दिया है, थोड़ा सा आपको उग्र होना है। फिर एंकर ने अभद्र शब्द बोलने के लिए कहा। दाढ़ी और टोपी के बारे में अपशब्द बोलने हैं। आप झगड़ा करेंगे, मैं बीच बचाव करूंगा, फिर डिबेट हिट हो जाएगी। आप भी ट्रेंड करेंगे ट्विटर पर और मैं भी। इसके बाद राकेश सिन्हा ने बताया कि मैंने डिबेट में जाने से मना कर दिया। मैं इस देश में किसी की दाढ़ी नोचने और टोपी उतारने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। मैं आरएसएस का सदस्य हूँ, जिम्मेदारी समझता हूँ। वीडियो ट्वीट कर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि खुशी है कि राकेश सिन्हा जी ने बोलना चुना। वो जो कह रहे हैं वो मीडिया का असली चेहरा है और कैसे उन्होंने अपनी टीआरपी के लिए सच्चाई की जगह नफरत को चुना। राहुल गांधी दिल्ली के एम्स गए थे। उन्होंने बाहर रुके हुए मरीजों से मुलाकात की, उनकी परेशानियां जानी। लोग फुटपाथ पर लेटे हुए हैं, रुकने को कुछ है ही नहीं, महीनों तक इंतजार करते हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने वीडियो ट्वीट कर कहा है कि एम्स के बाहर नरक, देश भर से आए गरीब मरीज और उनके परिवार एम्स के बाहर ठंड, गंदगी और भूख के बीच सोने को मजबूर हैं। उनके पास ना छत है, ना खाना, ना शौचालय और ना पीने का पानी। बड़े बड़े दावे करने वाली केंद्र और दिल्ली सरकार ने इस मानवीय संकट पर आंखें क्यों मूंद ली हैं? देश के विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट पर कांग्रेस ने शनिवार को मोदी को घेरा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि नरेंद्र मोदी हर मोर्चे पर नाकाम है। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। कांग्रेस ने बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार की उस खबर का हवाला देते हुए ये बात कही है, जिसमें कहा गया है कि विदेशी मुद्रा भंडार 10 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। कांग्रेस ने कहा कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट जारी है। अब विदेशी मुद्रा भंडार 625.87 अरब डॉलर रह गया है, जो कि 10 महीने का निचला स्तर है। विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले 9 महीने में करीब 80 अरब डॉलर की कमी आई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने आरबीआई के हवाले से बताया कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 10 जनवरी को खत्म हुए हफ्ते में 8.71 अरब डॉलर घटकर 625.87 अरब डॉलर रह गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी सोमवार को राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। ये जानकारी इस आयोजन की योजना बनाने वाले एक अधिकारी ने दी। बता दें कि इस भारतीय पावर कपल को समारोह में एक प्रमुख स्थान मिलेगा। मुकेश अंबानी पत्नी नीता अंबानी के साथ ट्रंप के कैबिनेट के नामितों और निर्वाचित अधिकारियों सहित अन्य उल्लेखनीय अतिथियों के साथ मंच पर एक साथ बैठेंगे। बता दें अडानी और मोदी तो नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि बुलाया नहीं, लेकिन अंबानी दंपति पहुंचेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक दूसरे से टेलीफोन पर विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। दोनों नेताओं की बातचीत 20 जनवरी को ट्रंप के राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण से पहले हुई। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में चीन की ओर से उपराष्ट्रपति हान झेंग शामिल होंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर भी शी जिनपिंग के साथ हुई बातचीत की जानकारी देते हुए कहा कि दोनों देशों के लिए बातचीत अच्छी रही। बता दें, एक तरफ ट्रंप शी जिनपिंग को शपथ ग्रहण में इनवाइट कर रहे हैं, शपथ से पहले फोन पर बात कर रहे हैं और अपने खास दोस्त मोदी को याद भी नहीं कर रहे हैं, इनवाइट भी नहीं किया है, जिसको लेकर लोग कह रहे हैं कि ये पीएम मोदी का घोर अपमान है। बता दें, मोदी ही वो दोस्त थे जो अमेरिका में कहकर आए थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, हालांकि उस बार आई नहीं थी, बाइडेन आ गए थे, जिसके बाद मोदी की आलोचना भी हुई थी कि एक देश में किसी एक नेता के लिए प्रचार कैसे किया जा सकता है, सरकार किसी और की बनी तो भारत के साथ संबंधों पर फर्क पड़ सकता है। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में आयोजित है। इसी कार्यक्रम में कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव पार्टी के नेतृत्व को लेकर कोई बड़ा फैसला भी कर सकते हैं। वहीं इसी बीच लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के एक ट्वीट ने राजद की राजनीति में सरगर्मी पैदा कर दी है। दरअसल उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए नेतृत्व को लेकर कुछ बातें लिखी हैं। इस वीडियो में एक डायलॉग भी है जिसमें अगले सीएम के बारे में बात की गई है। वीडियो के डायलॉग में कहा गया है कि अगले सीएम आपके सामने बैठे हैं। इस रील के सामने आने पर सियासी गलियारों में कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल एक्स अकाउंट पर शेयर किए गए वीडियो के साथ तेज प्रताप यादव ने अंग्रेजी में लिखा है कि नेतृत्व कोई पद या उपाधि नहीं, ये काम और उदाहरण है। ये पूर्णतावाद के बारे में नहीं है, ये प्रयास के बारे में है। जब आप हर दिन वो प्रयास करते हैं तो वहीं परिवर्तन होता है। इसी तरह परिवर्तन होता है। अधिक सपने देखें, अधिक सीखें, अधिक करें और अधिक बने। वीडियो के डायलॉग में कहा गया है कि सरकार गिनाने जा रहे हैं बहुत जल्दी और सीएम साहब
सीएम साहब तो गए समझिए, अगले सीएम आपके सामने बैठे हैं। प्रयागराज में हो रहे कुंभ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ये अच्छी बात है, ये सदियों से आयोजित हो रहा है। गंगा मां में डुबकी लगाने वालों को हमारी शुभकामनाएं। बता दें, प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हुआ कुंभ का समापन महाशिवरात्रि के दिन यानी 26 फरवरी को होगा। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है, इस बार कुंभ में 40 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के 13 सीनियर वकीलों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ सीजेआई संजीव खन्ना को पत्र लिखा है। पत्र में सीजेआई से विवादित भाषण पर स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया गया है। आग्रह किया गया है कि मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सीबीआई को निर्देश दिया जाए। वकीलों ने के वीरास्वामी बनाम यूओआई मामले में निर्धारित कानून का हवाला दिया। सीनियर वकीलों ने कारण बताए हैं कि आखिर सीबीआई को ऐसा क्यों करना चाहिए। आयुष्मान भारत योजना को अगर कोई राज्य नहीं लागू करना चाहे तो क्या ये बाध्यकारी होगी? सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए कहा गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस योजना पर दिल्ली सरकार को केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बताया कि इस योजना को दिल्ली में लागू नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इसी तरह की स्वास्थ्य योजना दिल्ली में पहले से ही मौजूद है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति वीआर गवाई और एजी मसीह की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। सैफ अली खान के घर में घुसकर 16 जनवरी को एक घुसपैठी ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में सैफ बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां 4 घंटे उनकी सर्जरी चली। सीसीटीवी में एक संदिग्ध देखा गया है। इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश करना शुरू किया। मुंबई पुलिस ने बताया कि संदिग्ध को घटना की अगली सुबह बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास देखा गया। अब इस मामले में नया अपडेट सामने आ रहा है। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद संदिग्ध ने कपड़े भी बदले थे और वो सुबह 8 बजे तक बांद्रा में ही था। संदिग्ध को बांद्रा रेलवे स्टेशन पर देखा गया था, जिसके बाद पुलिस को शक था कि वो वसई, विरार या नाला सुपारा गया है। जिसके बाद पुलिस द्वारा गठित टीमें उसे हिरासत में लेने के लिए सभी लोकेशन पर भेजी गई। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के पीएम पद से इस्तीफे के बाद भारतीय मूल के सांसद चंद्रा आर्य ने प्रधानमंत्री बनने के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस बीच उनके पिता ने प्रतिक्रिया दी। चंद्रा आर्य के पिता ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो प्रधानमंत्री बनने की रेस में शामिल होंगे। मेरे ससुर ने कहा था कि वो एक बड़ा राजनेता बनेंगे और ये सच हो रहा है। बता दें, चंद्रा आर्य मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं और वो कनाडा के नेपियन से सांसद हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सत्ता से बेदखल होने के बाद अपनी और अपनी बहन शेख रेहाना की हत्या की साजिशों का खुलासा किया। बांग्लादेश अवामी लीग के फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए एक ऑडियो मैसेज में हसीना ने कहा, रेहाना और मैं बच गए, सिर्फ 20-25 मिनट के अंतर से हमारी जान बच पाई। बता दें, पिछले साल अगस्त में छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन ने हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शनों और झड़पों के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया था। इसमें 600 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। शेख हसीना भारत भाग गई और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। शेख हसीना ने कहा कि उन्हें कई बार जान से मारने की साजिश रची गई। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि 21 अगस्त को हुई हत्याओं से बचना या कोटालीपारा में हुए विशाल बम विस्फोट से बचना या इस समय 5 अगस्त 2024 को जिंदा बचना अल्लाह की इच्छा, अल्लाह का हाथ ही होगा, नहीं तो मैं इस बार बच नहीं पाती। उन्होंने कहा कि आपने बाद में देखा कि उन्होंने मुझे मारने की कैसी योजना बनाई। इजरायली कैबिनेट ने गजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ हुए समझौते को मंजूरी दे दी। ये समझौता रविवार से लागू होना है। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय और हमास ने कुछ घंटे पहले ही कहा था कि समझौते के मसौदे को अंतरिम रूप दे दिया गया है। चीनी कंपनी टिकटॉक ने कहा कि अमेरिकी सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो रविवार से वो देश में अपनी गतिविधियां बंद कर लेगा। टिकटॉक ने बयान में कहा कि जो बाइडेन, व्हाइट हाउस और न्याय विभाग हमें स्पष्टता देने और आश्वासन प्रदान करने में फेल रहे हैं, ये टिकटॉक के अमेरिका में जारी रखने के लिए जरूरी है। कंगना की इमरजेंसी फिल्म 17 जनवरी को थिएटर में रिलीज हुई, लेकिन कंगना की फिल्म पहले दिन ही पिट गई। फिल्म की शुरुआत काफी स्लो ही शाम तक 88 लाख कमा पाई थी और अब रिपोर्ट आ रही है कि पूरे दिन में 2 करोड़ से कुछ ही अधिक कमा पाई। कंगना रनौत की फिल्म की पहले दिन की हिंदी ऑक्यूपेंसी कुल मिलाकर 19% रही। बता दें, यहाँ फिल्म ओपनिंग डे में कहीं 50 करोड़ कमा रही हैं, 100 करोड़ के आसपास जा रही हैं, वहीं कंगना कुछ करोड़ों पर ही झूल रही हैं।
अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।